हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर स्पॉटलाइट सीरीज। हमारी कंटिन्यू है, वापस वही अनाउंसमेंट की एक कंपाइल करा हुआ करंट अफेयर हम लोग लेके आएंगे। 15 एक क्लासेस अपनी हो जाए, फिर कंपाइल करके एक सिंगुलर क्लास के अंदर सारा का सारा करंट अफेयर हम लोग एक साथ देख लेंगे उसमें। ठीक है, चलते हैं अपना स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला मुद्दा जो है P20 समिट। P20 क्या है? G20 तो सुना था। हाँ, G20 का ये एक्सटेंशन है। G20 वाले ही कंट्रीज जो हैं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट बोलते हैं इसको। P20, P स्टैंड फॉर पार्लियामेंट्री। तो ये G20 की पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की समिट है कि G20 देश जो थे जिन्होंने भारत ने अध्यक्षता की थी इस बार, तो G20 देशों की जो पार्लियामेंट्स हैं उनके स्पीकर्स, जो उनके सभा अध्यक्ष हैं, संसद अध्यक्ष हैं, वो इस P20 में पार्ट लेते हैं। इट वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 जो थी, 9वां एडिशन था ये G20 की पार्लियामेंट्री समिट का। तो P20 एज सच इसका 9वां एडिशन हुआ है और इस बार हुआ है ये न्यू दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली अपनी इसकी प्रेसिडेंसी कर ही रहा था। तो P20 समिट हेडिंग डाल लीजिए, नोट कर लीजिए साथ साथ P20 समिट। इसके बारे में नोट करिएगा, पॉइंट फॉर्म में ही नोट करते जाइए अपना। पहले नोट कर लीजिए, दिल्ली में हुआ है 9th एडिशन, 9वां संस्करण। कहां पर हुआ? नई दिल्ली। है क्या ये? वो भी नोट कर लीजिए। G20 देशों की, G20 देशों के संसद अध्यक्ष भाग लेते हैं इसमें, इसलिए इसको बोला जाता है P20 पार्लियामेंट्री 20। पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डीपन the efforts and methods of international collaboration upon emerging issues faced by the global community। बड़ा जेनरिक सा ऑब्जेक्टिव इनका कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ाना है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर। थीम है 2023 की थीम्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। नोट कर लीजिएगा 2023 के इस P20 की थीम क्या है। थीम नोट कर लीजिएगा ये, एक पृथ्वी, एक पृथ्वी, एक परिवार, कौमा एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, कौमा एक भविष्य। नोट कर लीजिएगा ये अपने साथ अपने नोट्स के अंदर। ये 2023 के इस एडिशन की छठा संस्करण जो हुआ है, इसकी थीम थी। ये नाम जब आप पढ़ते हो, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इंडियन फिलॉसफी दिखती है इसमें। कौन सी? वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। यस, उसी से इंस्पायर्ड था ये। इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम से इंस्पायर्ड है, वो नोट कर लीजिएगा। वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित इस बार की जो थीम है, क्योंकि भारत अध्यक्षता कर रहा था तो भारत ने अपने एंशिएंट लिटरेचर से उठाया वसुधैव कुटुंबकम को। एक मोटो, सब एक स्टेटमेंट है ये जो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। कहाँ से उठाया गया ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। उपनिषदों में इसकी चर्चा हुई है और महाउपनिषद वहां से इसको लिया गया है। तो महाउपनिषद से लिया गया है। इसका सोर्स क्या है? स्त्रोत वसुधैव कुटुंबकम का लिख लीजिए उसके नीचे, महाउपनिषद। महाउपनिषद नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ये नोट रखिएगा, महाउपनिषद वसुधैव कुटुंबकम का स्त्रोत। आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। P20 समिट की इस बार चूंकि 2023 में इंडिया प्रेसिडेंट है, तो अध्यक्षता कर रहा है कौन? भारत। अपने उसी के अंदर नोट करते रहिए, पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए आगे। अध्यक्षता भारत कर रहा है। पार्टिसिपेंट्स स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ G20 मेंबर्स एंड इनवाइटिंग कंट्रीज। जिनको इनवाइट किया गया है वो भी आ सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स कौन है? सदस्य या जो इसमें भागीदारी करने वाले भागीदार कौन कौन है वो नोट कर लीजिए कि G20 सदस्य देशों के स्पीकर्स। G20 सदस्य स्पीकर्स, स्पीकर्स क्या है? इधर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की बात हो रही है। पिछली स्लाइड पे भी हम लोग बात करके आए हैं। और साथ में जिन कंट्रीज को इनवाइट किया गया है वो भी आ सकते हैं। पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट, इट पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम।
अफ्रीका महाद्वीप के लिए एक पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट इसको बोलते हैं, कि पूरे अफ्रीका के अलग अलग देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं, इसको पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट बोल रहे हैं। और वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव पहली बार P20 में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये जो छठा एडिशन इंडिया में हुआ है दिल्ली में, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है उन्होंने भी। अफ्रीकन यूनियन बिकेम अ मेंबर ऑफ G20 एट द न्यू दिल्ली G20 लीडर्स समिट इन 2023। अफ्रीकन यूनियन जो थी वो एक मेंबर बन चुकी है G20 का। इस बार लेटेस्ट मेंबर जो है कौन है? अफ्रीकन यूनियन। जैसे यूरोपियन यूनियन है यूरोप के देशों का समूह, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों का समूह है, वो इस बार सदस्यता ले चुके हैं किसकी? G20 की। तो लेटेस्ट G20 सदस्य, नवीनतम G20 सदस्य नोट कर लीजिए, ये कौन है? अफ्रीका संघ या अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन लिख लीजिएगा इंग्लिश में ब्रैकेट में भी। तो ये हमारे लिए G20 से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन थी। P20 इनका पार्लियामेंट्री समिट, कि जिसमें इन देशों के जो पार्टिसिपेंट नेशंस हैं, जो सदस्य देश हैं, उनके कुछ मेंबर्स, उनके जो स्पीकर्स हैं, उनकी संसद में सदस्य हैं, संसद के सभापति हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके अलावा कुछ इन्वाइटी सदस्य, जिनको इन्वाइट किया जाएगा, सामने से निमंत्रण दिया जाएगा, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला इशू जो है वो है क्रिकेट इन ओलंपिक्स। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, न्यूज में है, लेकिन साथ में एक और चीज चल रही थी, अगर आपने नोटिस किया हो, एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, ये रिसेंटली न्यूज में था। तो बात ये है कि भारत ने अपनी एक दूसरी टीम, मेंस टीम और वुमेन टीम दोनों भेजी थी। मेंस टीम, मेन टीम जो है वो तो इधर वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही थी और खेल रही थी। दूसरी एक और टीम बनाई गई कि जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुए थे, वर्ल्ड कप की 15 की जो स्क्वाड बनाई गई उसमें नहीं सेलेक्ट हुए, उनको एशियन गेम्स में भेजा गया था। तो अव्वल दर्जे के खिलाड़ी गए उधर भी, भारत ने उधर गोल्ड मेडल जीता। लेकिन एशियन गेम्स में तो नहीं होता था क्रिकेट पहले। इस तरह के गेम्स में, ये जो ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, इन सब में तो क्रिकेट नहीं था। अब चालू हो रहा है, वापस हो रहा है। बात यह है कि साउथ एशिया, पूरे के पूरे साउथ एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया का जो एरिया है, रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसमें अगर सबसे ल्यूक्रेटिव स्पोर्ट्स की बात किया जाए, ल्यूक्रेटिव का मतलब हो गया कि जो सबसे आकर्षक स्पोर्ट्स का उदाहरण लें, तो वो बन चुका है क्रिकेट। अहमदाबाद में लगभग 1 लाख से ज्यादा, कई कई जगहों पे तो 1,20,000 या उससे भी ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। और ये इतने लोग हैं, ये तादाद जितनों ने मैच देखा उधर बैठ के, आप सोच के देखिए कि कितना विशाल का स्टेडियम, कितनी जनता उधर बैठ रही है। और लगभग आपने अगर देखा होगी, इसका जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर था इस क्रिकेट मैच का, इंडिया पाकिस्तान का, अहमदाबाद के मैच का, उसमें लगभग 2 करोड़ लोग देख रहे थे लाइव, उससे भी ज्यादा थे। तो क्रेज क्या है क्रिकेट का, वो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि 2 करोड़ लोग लाइव फोन में देख रहे हैं। उसके अलावा स्टेडियम के अंदर लोग वहां पर, और बहुत महंगी टिकटें हैं। तो ऐसे में लोगों का जो एक क्रेज है, लोगों की जो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्सेप्टेंस है क्रिकेट के प्रति, वो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे साउथ एशिया का मार्केट है। इंडिया में, हालांकि इंडिया इस मार्केट का लीडर है, पर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो देश रहे, अफगानिस्तान भी, यहाँ पर अब आजकल क्रिकेट जो है पिछले दशक में, 1 दशक में इतना भयंकर रूप से एक आर्थिक, एक कह सकते हैं कि आर्थिक महाशक्ति बना रहा है, महागेम बन चुका है क्रिकेट। तो ऐसे में ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, वो लोग पीछे क्यों रहेंगे, वो भी क्रिकेट को फीचर करेंगे, ताकि इन गेम्स के जरिए, या ये जो ओलंपिक्स जो है, या इस लेवल के जो गेम है, उनमें भी लोगों में एक, उनके प्रति भी लोगों का एक रुझान बने। इस वजह से क्रिकेट को ओलंपिक्स में लाने की बात चल रही है। और आईओसी, पिछली क्लासेस में हमने बात की थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, आज वापस उसी का नाम आ रहा है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अप्रूव्स क्रिकेट अमंग 5 स्पोर्ट्स फॉर 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स whose final voting will be held soon। लॉस एंजलिस कहां पर? अमेरिका, यूएसए के अंदर। यूएसए भी ट्राई कर रहा है क्रिकेट के अंदर। यूएसए की टीम बहुत एक नई सी टीम बन रही है, उसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी आ रहे हैं, और यूएसए कोशिश कर रहा है क्रिकेट के अंदर अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने का। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट को अप्रूव किया है 5 अन्य स्पोर्ट्स के साथ। टोटल 5 स्पोर्ट्स अप्रूव किया इन्होंने कि ओलंपिक्स के अंदर नए जोड़े जाएंगे, उनमें से एक है क्रिकेट। और 2028 में ओलंपिक जो होने वाला है उसके लिए बात हो रही है। 2028 में लॉस एंजलिस में ये ओलंपिक्स होंगे, जिसके लिए अब ये 5 अप्रूव तो कर दिया आईओसी ने, लेकिन इसके ऊपर एक फाइनल वोटिंग होना बाकी है, वो जल्दी की जाएगी। 5 न्यू स्पोर्ट्स अंडर कंसिडरेशन वर T20 क्रिकेट,
क्रिकेट का जो पार्ट उधर जाएगा वो T20 क्रिकेट 20 ओवर का जो क्रिकेट होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे कम ओवर का या सबसे कम समय का क्रिकेट मैच होता है, जिसमें सबसे कम समय व्यतीत हो, वो अपना ये T20 क्रिकेट होता है। अभी 20 ओवर्स का गेम होता है। बेसबॉल एक और दूसरा गेम, बेसबॉल स्लैश सॉफ्टबॉल बोला है इसको। एक बोला है फ्लैग फुटबॉल, नॉन कॉन्टैक्ट अमेरिकन फुटबॉल, नॉन कॉन्टैक्ट अमेरिकन फुटबॉल, और एक है स्क्वैश, स्क्वॉश, और एक है लेक्रोसी। ये 5 गेम्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे ये कि आईओसी ने इन 5 गेम्स के लिए अप्रूवल दिया है। अभी के लिए करंट अफेयर में ये याद रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 5 गेम्स को जिनको अप्रूवल दिया है वो कौन कौन से हैं? क्रिकेट, उसके अलावा बेसबॉल, बेसबॉल, उसके अलावा फ्लैग फुटबॉल, फ्लैग फुटबॉल, नोट कर लीजिएगा ये पांचों गेम्स जिनको आईओसी ने अप्रूवल दिया है। 5 खेल जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक गेम्स 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए, नोट करते रहिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं, 2028 के खेलों के लिए मान्यता दी है। मान्यता नहीं दी कि इनको एक समर्थन दिया है, समर्थन शब्द नोट करिएगा, अप्रूवल दिया है, अभी मान्यता आगे जाके मिलेगी। तो समर्थन दिया है। ये कौन कौन से गेम्स हैं? क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, उसके अलावा स्क्वॉश, और एक है लेक्रोसी, लेक्रोसी, लेक्रोसी। T20 जो है सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का, वो हम लोग नॉर्मल एक कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी को नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा। 1900, ऐसी बात नहीं है कि ओलंपिक में पहले क्रिकेट नहीं होता था, पहले होता था। 1900 में क्रिकेट जो है लास्ट टाइम ओलंपिक में खेला गया था। ब्रिटेन ने उसमें फ्रांस को हराया था, क्योंकि भारत में भी क्रिकेट के प्रति रुझान कैसे आया? इंग्लैंड, ये जो अंग्रेज हम राज करके गए थे, अंग्रेजों का पसंदीदा स्पोर्ट्स था ये क्रिकेट। अंग्रेज उस समय पूरी दुनिया में राज कर रहे थे, कॉलोनीज थी बहुत सारी इनकी। स्वाभाविक सी बात है ओलंपिक के अंदर ये गेम्स होने ही थे, कि दुनिया में जब राज अंग्रेज कर रहे थे, सबसे बड़ी महाशक्ति थे, और उनका नेशनल गेम जो था क्रिकेट, वो इसका पार्ट होना था, ऑब्वियस सी बात। तो पहले था ये, पर चूंकि टाइम कंज्यूमिंग है क्रिकेट का गेम, आपके पास मतलब पहले टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था, टेस्ट क्रिकेट तो 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट चलेगा, या फिर वनडे गेम्स, ओडीआई गेम्स भी आए तो वो हुआ करते थे लगभग 60 ओवर के शायद, तो उस तरह के गेम्स होते थे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा थे। टाइम कंज्यूमिंग होने से दिक्कत यह है कि ओलंपिक के गेम्स की लेंथ बहुत बढ़ जाती थी, और ऑलरेडी इतने सारे स्पोर्ट्स आपको करवाने, तो बहुत सारे जो ये लॉजिस्टिकल इश्यूज थे क्रिकेट को कंटिन्यू करने में, इस वजह से क्रिकेट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लास्ट टाइम पेरिस ओलंपिक में 1900 ईस्वी में क्रिकेट फीचर हुआ था, क्रिकेट हुआ था। इसमें गेम किन किन के बीच था? फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के बीच था, जो इंग्लैंड जीत चुका था। ये 1900 ईस्वी के अंदर ये गेम हुआ था। सिग्निफिकेंस क्या है क्रिकेट को ओलंपिक में ऐड करने का? जो मैं पहले बता चुका हूं कि पैसे का गेम है बाबू भैया, सब पैसे की बात है। एडिंग क्रिकेट टू द ओलंपिक प्रोग्राम इज एन ऑब्वियस मूव इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल एडवांटेज। फाइनेंशियल एडवांटेज है, आर्थिक जरूरतें हैं हर एक संघ की। इट वुड टैप इनटू द ल्यूक्रेटिव साउथ एशियन मार्केट्स, अट्रैक्टिंग फैंस इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड पाकिस्तान। साउथ एशिया के अंदर क्रिकेट का क्रेज है, और ओलंपिक क्यों उससे पीछा रहे, ओलंपिक भी तो उसको बुनाएगा ना। तो आगे बढ़ते हैं, अपने इन कारणों की इतनी जरूरत नहीं है अपने को, ये अंडरस्टूड है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट इन ओलंपिक्स के ऊपर ही एक और लाइन इधर मैं लिखी गई है। 2019 के अंदर आईसीसी ने ये मूव लिया था, कि 2019 में आईसीसी ने डिसाइड किया था पहले, क्योंकि क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है आईसीसी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रिकेट। आईसीसी मेन डिसीजंस लेती है, इंटरनेशनल बॉडी है ये। इसने 2019 में ये डिसीजन लिया कि अब हमें और जो बाकी के गेम्स हुए उनके साथ में जाके अपने आप को बढ़ावा देना चाहिए। क्रिकेट की भी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही है। क्रिकेट मतलब अब एक बात हो है ना कि बाजार ठीक है इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए है, पर जिस रेट से बढ़ना चाहिए, वो अगर मार्केट में ग्रोथ होगी तभी उसको आप एक बड़े ब्रांड के रूप में, बड़े एक फाइनेंशियल टूल के रूप में, फाइनेंशियल एसेट के रूप में यूज कर पाओगे स्पोर्ट्स को। उसके लिए जरूरी है कि जो टाइम की मांग है उसके साथ आप कनेक्ट रहे। फुटबॉल का इससे ज्यादा क्रेज है, फुटबॉल का है, जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हो, तो उसी तरह से क्रिकेट जो है उसको टाइम के साथ मूव होना पड़ेगा। ओलंपिक्स का एक पूरा मार्केट है, बहुत से दुनिया में कितने देश क्रिकेट खेलते हैं, आपको क्या लगता है कितने देश खेलते हैं? आप ओलंपिक्स में इधर वर्ल्ड कप में जाके देखोगे 10-11 टीमें, 12 टीमें आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट नेशन भी आए, रैंकिंग मिलती है टॉप 10, जिसमें टॉप टीमें जो है 6 या 7 वही कंपीट करती है। वही आपको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज हो गई, तो बस इन्हीं के बीच में सब कुछ घूमता फिरता दिखेगा गेम्स, यही बस टॉप टीमें होगी। यूएन के मेंबर है 190 से ज्यादा देश, बाकियों में कहाँ है क्रिकेट?
आईसीसी भी तो एक चीज कंसिडर कर रही है ना, अगर ओलंपिक का मंच उनको मिलता है तो क्रिकेट के प्रति वो और देशों का रुझान भी तय करेंगे। जब और देश आएंगे तो और पैसा आएगा। सिंपल बात, सिंपल थियोरी, बात सिर्फ पैसे की है। तो आईसीसी ने डिसाइड किया 2019 में कि हम अब क्रिकेट को एक, पहले क्रिकेट क्या है कि एक तरह से एक सेपरेट मोड में चल रहा था कि क्रिकेट अपनी दुनिया अलग चला रहा है, वर्ल्ड कप चलाएंगे हम, उसके अलावा आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, तो उस लेवल पे कुछ 9-10 देश जो है वो पार्टिसिपेट कर जाएंगे, उनमें से कोई एक जीत जाएगा। और ट्रेडिशनली आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है, इंग्लैंड का रहा है, इंडिया का रहा है, और कोई टाइम में वेस्ट इंडीज का हुआ करता था, लेकिन वो नहीं है। तो बात यह है कि जब इनने ये मुद्दा यही है कि यही सारे देश जो है ये सब रख रहे हैं अपना, तो इनको फैलाना पड़ेगा। आईसीसी की अपनी मजबूरियां। 2019 में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्रिकेट को लेके जाएंगे बाहर। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ करते हैं। कॉमनवेल्थ क्या है? जिन देशों पर कभी ब्रिटिशर्स ने राज किया था, ब्रिटिशर्स जिन देशों को कॉलोनी बना चुके थे, उन देशों का ग्रुप कॉमनवेल्थ कहलाता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ये कॉमनवेल्थ नाम का एक ग्रुप था, भारत इसमें है अभी भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट लेता है बेसिकली। तो भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट लेता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले जो थे उसके अंदर विमेंस टी20, भारत की विमेंस टी20 टीम खेली थी। बीसीसीआई ने एग्री किया टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियाज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा के अधीन नहीं आता था पहले बीसीसीआई, अब बीसीसीआई एग्री कर चुका है कि बीसीसीआई नाडा की पॉलिसीज को फॉलो करेगा, नाडा की जो एक तरह से रेगुलेशंस है उनके अधीन आएगा। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये वाडा का एफिलिएट है। और ये वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो आईओसी के लिए, आईओसी इसको मैंडेट देता है। वाडा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो वाडा ने अगर किसी प्लेयर को पास किया है तब उसको खेलने देगी। वाडा क्या है? क्योंकि प्लेयर्स के साथ में कई बार ये दिक्कत रहती है कि मेजर इनमें एक करप्शन होता है डोपिंग का। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग के अंदर प्लेयर्स जो है ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी ड्रग्स ले लेते हैं कि जिनकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस एनहांस की जा सके। बोल्ट पूरा का पूरा गेम है परफॉर्मेंस का। हुसैन बोल्ट को उसकी किस काबिलियत की वजह से जानते हो आप? इस वजह से जानते हो ना कि यदि वो बहुत तेज दौड़ेगा, कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेगा, वजह से जानते हो। और उसके लिए अगर उसने कोई ड्रग्स ले रखी है कि जो उसकी परफॉर्मेंस एनहांस कर दे, तो उसको कुछ एडवांटेज मिल गया ना बाकियों की तुलना में। तो इस तरह से ये डोपिंग इस तरह से हो सकती है कि आप कुछ ऐसे ड्रग्स ले लो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाडा के नियमों का पालन करती है, और वाडा जो है ये सर्टिफिकेशन करता है, ये एक्रेडिटेशन करेगा कि कौन सा प्लेयर खेलने लायक है। उनका डोपिंग टेस्ट होगा। डोप टेस्ट के अंदर वाडा ने कुछ कुछ सब्सटेंसेस प्रतिबंधित किए हुए हैं, अगर उनका इनके शरीर में कुछ उपयोग हुआ, मिल गया कुछ सीमित समय में गेम्स से पहले, तो उनको निरस्त कर दी जाती है, उनकी सदस्यता या उनका खेलना जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आईसीसी या बीसीसीआई इन सबको वाडा से मतलब नहीं था पहले। बीसीसीआई वाडा की जो इंडिया के अंदर बॉडी हो गई नाडा, उसके नियमों के अंदर नहीं आता था। लेकिन अब चूंकि ओलंपिक्स के लिए बात हो रही है तो बीसीसीआई भी इनके नाडा के अधीन आएगा। नाडा वाले चेक करेंगे इनकी डोपिंग जो है, वो इनके लिए डोपिंग टेस्ट इनको देने पड़ेंगे। क्रिकेट में भी हालांकि डोप टेस्ट होते थे, पहले भी होते थे, पर नाडा के नियमों के तहत नहीं थी, तो अब वो भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वाडा नाडा ये सब लिख लीजिएगा, ये फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा। मैं वीडियो पॉज करके अपना, मैं साइड में हो गया हूँ, या अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है? इसको आईओसी मान्यता देता है। आईओसी इसको जरूरी समझता है, आईओसी इसको मान्यता देता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी खिलाड़ियों में डोपिंग रोकने के लिए, खिलाड़ियों में डोपिंग रोकने के लिए, डोपिंग क्या है वो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। नाडा भारत के अंदर इसी का एफिलिएट है। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात की जाए तो रिसेंट ये G20 FMCG समिट हुई है। FMCG मीटिंग क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। G20 की सदस्य भारत ने अभी प्रेसिडेंसी की थी, अध्यक्षता की थी, और उसी G20 का ये FMCG मीटिंग हो रही है। नाम से स्पष्ट है, FMCG। FM क्या है? वित्त मंत्री, CBG सेंट्रल बैंक गवर्नर, केंद्रीय बैंक गवर्नर्स, इनके G20 देशों के, नोट करते रहिए साथ साथ, G20 देशों के मीटिंग करेंगे। इनकी जो मीटिंग है इसको ही बोला जा रहा है G20 FMCG मीटिंग। तो बहुत सिंपल सा ये एक एक्सप्लेनेशन है, इन्हीं के नाम में स्पष्ट है। इंडिया प्रेसिडेंसी कर ही रहा था इस साल, और
माराकेश मोरक्को में पड़ता है, वहां पर मोरक्को के अंदर ये समिट की, ये जो मतलब हम लोग बात करें GMFMCBG मीटिंग ये हुई है। ये बेसिकली 4 मीटिंग्स हुई है इस साल के सेशन में, इनकी 4th मीटिंग और लास्ट थी ये वाली हुई है यहाँ पर, कहाँ पर, माराकेश मोरक्को में। तो 4th मीटिंग इसकी नोट कर लीजिए, ये नोट्स में जाना चाहिए आपके। 4th मीटिंग कहाँ पर हुई है, माराकेश। माराकेश कहाँ पर है, माराकेश शहर है मोरक्को का, माराकेश मोरक्को में ये मीटिंग हुई है। नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में जानी चाहिए आपके, ये पॉइंट फॉर्म में जाएगी। 4th मीटिंग जो है FMCBG G20 की, FMCBG G20 ये हुई है कहां पर, माराकेश मोरक्को में। इट इज ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एनुअल मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साइडलाइंस पे हो रही है कि वहां पर उसी समय उनकी भी मीटिंग्स हो रही है। वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के लिए, इनके लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण जगह है ये माराकेश मोरक्को। जब कभी बताऊंगा मैं WTO, वर्ल्ड बैंक, इन सब सारी संस्थाओं के बारे में अलग से बात करेंगे किसी दिन, तब वापस मोरक्को, माराकेश के बारे में चर्चा करेंगे, वापस इस देश का, इस जगह का नाम आएगा। आगे बढ़ते, प्रेसिडेंसी इंडिया कर ही रहा है G20 की इस साल। ऑब्जेक्टिव टू एनहांस ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन टू अचीव स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। कोई नई बात नहीं है, बड़ी जेनरिक सी टर्म्स है कि इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, पूरी दुनिया का एक साथ विकास हो, कोलैबोरेशन बढ़ाना है, सहयोग बढ़ाना है, उसी तरह की बात है कि यहाँ पर क्या है कि बस आर्थिक मामलों में ये बात हो रही है। पहले वाला हमने देखा P20 समिट, P20 क्या थी, पार्लियामेंट्री स्पीकर्स आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन इकट्ठे हो रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भारत की, निर्मला सीतारामन, और केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो ये भी इस तरह का स्टैटिक जीके भी याद रखिएगा, कई बार काम आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि FMCBG की मीटिंग्स जो इंडिया की प्रेसिडेंसी के अधीन हुई है, 4 मीटिंग्स हुई है, इनमें से लास्ट अभी रिसेंट वाली माराकेश मोरक्को में हुई है। आपको ये याद रखनी है, पहली याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट मीटिंग FMCBG की ये हुई है बेंगलुरु में, कहां पर, कर्नाटक में। सेकंड मीटिंग करवाई गई थी वॉशिंगटन DC, अमेरिका। थर्ड मीटिंग गांधीनगर, हमारे गुजरात में। और 4th मीटिंग हुई है माराकेश, कहां पर, मोरक्को में। तो 2 मीटिंग्स इंडिया में हुई है। कौन कौन सी जगहों पे हुई है, एक बेंगलोर में हुई है, गांधीनगर में हुई है। याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको देंगे दिल्ली में नहीं हुई है, ये FMCBG की मीटिंग नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा, G20 से एसोसिएटेड है, भारत अध्यक्षता भी कर रहा है, लेकिन दिल्ली में नहीं हुई है FMCBG की मीटिंग। ये हुई है कहां पे भारत में, FMCBG की मीटिंग बेंगलोर और गांधीनगर, इन 2 जगहों पे हुई है। उसके अलावा 2 इंटरनेशनल लेवल पे अपनी, एक वाशिंगटन DC के अंदर अमेरिका में, USA में हो गई है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरी जो है ये हुई है, ये जो 4th मीटिंग जो है वो हुई है माराकेश में, मोरक्को में। तो याद रखिएगा, ये चारों मीटिंग्स के नाम नोट कर लीजिएगा, चारों देशों के नाम। वीडियो पॉज करिए, चाहे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते, कारावाली स्किटरिंग फ्रॉक क्या है, मेंढक की नस्ल है, मेंढक की एक किस्म है। साइंटिफिक नेम इसका यूफ्लिटिक्स कारावाली, नोट कर लीजिएगा, कारावाली स्किटरिंग फ्रॉग। कारावाली स्किटरिंग फ्रॉग क्या है, एक मेंढक की नस्ल है, ऑब्वियस सी बात है, नाम में फ्रॉग आ गया है। एंडेमिक टू साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर इसका हैबिटेट मिलता है आपको। फाउंड अलोंग द कोस्टल रीजन्स ऑफ कर्नाटक एंड केरल। तो कर्नाटक व केरल में मिलता है, कर्नाटक व केरल में, अपने पॉइंट फॉर्म में नोट करते रहिएगा, कर्नाटक व केरल में मिलता है। उसके अलावा the frog belongs to a group known as skittering frogs. Skittering frogs because of their habit of floating on water and skittering away when disturbed. पानी के ऊपर तैरते रहते, फ्लोट करते हैं। तैरना नहीं होता, फ्लोट करना का मतलब एकदम बहते पानी के ऊपर थोड़े से, एक हम लोग एक शब्द कह सकते हैं, फ्लोट करने का मतलब हो गया कि जैसे नाव कोई तैरती थोड़ी है, नाव उसके ऊपर है, धारा के साथ साथ आगे बहती रहे, तो उस तरह से सिस्टम है, फ्लोट करते हैं। तो पानी के साथ नॉर्मली फ्लोट करते रहेंगे ये, लेकिन अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो वो स्किटर करके यानी मूव अवे हो जाएंगे, थोड़े दूर हो जाएंगे, इस वजह से इनको स्किटरिंग फ्रॉग कहा जाता है। ये स्किटरिंग फ्रॉग स्पेशल नस्ल है इनकी, बस इतना याद रखिएगा। IUCN स्टेटस इनका नोट कर लीजिए, IUCN स्टेटस, पिछली क्लास में बताया था IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अलग अलग स्टेटस देती है स्पीशीज को, उनकी जो
उनके एक्सटिंक्शन का खतरा है, उनके संरक्षण की जरूरत है, उस हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखती है। ये कैटेगरीज कई तरह की होती है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, पिछली क्लास में आपको बताया था, वल्नरेबल एक कैटेगरी होती है, और उसी तरह में से एक कैटेगरी है नियर थ्रेटन्ड, एनटी लिख लीजिए चाहे शॉर्ट में, नियर थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी जो है उसके अंदर IUCN रखता है इनको। आगे बढ़ते हैं अपने अगला, ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। OALP नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। OALP किससे संबंधित है, हाइड्रोकार्बन, भारत में हाइड्रोकार्बन के लाइसेंसिंग से संबंधित है, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। क्यों न्यूज में, पहले तो वो सुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज ऑफर्ड 8 ब्लॉक्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ENP, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अंडर द ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। OALP किस लिए है, आपको बस इतना याद रखना है, हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण व उत्पादन के लिए, नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के लिए। पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाइसेंस के संबंध में, नोट करते रहिएगा, ये नोट कर लीजिए, सिंपल लाइन में आपके लिए लिख दिया है मैंने। हाइड्रोकार्बन्स के अन्वेषण और उत्पादन के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाइसेंस जो दिए जाते हैं उसके संबंध में इस OALP के अधीन वो लाइसेंस दिए जाते हैं। अभी क्या किया है भारत सरकार ने, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 8 ब्लॉक्स जो है वो ऑफर किए। ब्लॉक्स मतलब जगहों का पार्ट हो गया ये, कि 8 ब्लॉक्स जो है इनके अंदर आप एक्सप्लोरेशन और ये प्रोडक्शन कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। बात वही है कि जो नीचे थी, मुद्दा न्यूज में है, इसलिए OALP के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस जो है, MOPNG नाम, ये नोट शॉर्ट में रखिएगा अपने दिमाग में, जैसे आपको पीछे बताया था। MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उस तरह के ये नाम जो है शॉर्ट में याद रखिए, आपके लिए इजी रहता है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ये लाइसेंस दिए जाते हैं और रेगुलेशन की जाती है। अगला है न्यूज में ब्रह्मोस मिसाइल। क्यों है न्यूज में ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि फिलीपींस जो है ये विचार कर रहा है टू एक्वायर मोर ब्रह्मोस मिसाइल। पहले से हम लोग इनके साथ एक डिफेंस डील कर चुके हैं, इनको ब्रह्मोस बेच चुके हैं ऑलरेडी। अब ये और चाहते हैं कि भारत सरकार इनको और ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल्स बेचे। क्या है ब्रह्मोस मिसाइल, तो ठीक है ये तो काम का नहीं है इतना, लेकिन ब्रह्मोस क्या है इस बहाने ये पढ़ने को आपको मिल जाएगा। क्या है ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक, सोनिक, ये सारी अल्ट्रासोनिक ये स्पीड के हिसाब से डिसाइड होते हैं, वो मिसाइल्स की स्पीड के आधार पे इनकी एक कैटेगरी है सुपरसोनिक। ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नेम्ड आफ्टर द रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कवा ऑफ रशिया। तो ये याद रखिएगा, एक तो ब्रह्मोस, हेडिंग डाल लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर आप ब्रह्मोस मिसाइल में नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में जाना चाहिए आपके ये। पहला पॉइंट नोट कीजिए, ब्रह्मपुत्र कहां पर है, ये भारत में, मोस्कवा नदी रूस के नाम पर। जब इन दो देशों की नदियां आ रही है तो मतलब इन दो देशों ने कोलैबोरेशन से बनाया होगा। दोनों देशों की कौन कौन सी संस्थाएं आई है इसमें कोलैबोरेशन में, भारत की तरफ से गया है DRDO, अपना डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मेनली हमारे लिए इस तरह के काम करता है, डिफेंस वेपन्स बनाता है, DRDO। एंड द रशियन फेडरेशन NPO महिनोस्त्रोयेनेनिया, रशियन नाम है, ठीक है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन का इशू रहता है, पर आपको इतना ध्यान रखना है, भारत व रूस द्वारा सहयोग से निर्मित, एक साथ इन्होंने मिलकर बनाई है। भारत की तरफ से अपनी DRDO ने पार्ट लिया था, याद रखिएगा, DRDO का नाम याद रखिए, रशिया का NPO याद रख लीजिएगा, बस NPO के नाम से आपको याद रह जाएगा। ब्रह्मोस इज primarily an anti-ship missile, but it can be launched from the sea, under the sea, on the land and in the air।
ओरिजिनली एंटी शिप मिसाइल के रूप में बिल्ड किया गया था इसको, कि इससे दुश्मन की जहाजें उड़ाने के लिए, पानी की जहाज। लेकिन बाद में इसको और ज्यादा इसके वर्जन्स निकाले गए और इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट होता गया, और अब इसको इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द सी, अंडर द सी, ऑन द लैंड एंड इन द एयर, सब जगह से अब इसको लॉन्च कर सकते हैं। ब्रह्मोस भारतीय डिफेंस का एक शानदार, एक मतलब बोल सकते हैं इनोवेशन है, डीआरडीओ का के साथ कोलैबोरेशन में किया है। और चूंकि अब देखो विदेशों में भी डिमांड हो रही है, फिलीपींस मांग रहा है, मतलब कुछ तो काबिलियत होगी ना हमारी, हथियारों का भी अब हम व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका अमेरिका इसलिए नहीं बना क्योंकि अमेरिका में ठीक है इतने ज्यादा कुछ डेमोक्रेसी की वजह से, वो अमेरिका में पैसा जो है सरकार की आमदनी का एक मुख्य रीजन, और दूसरी बात इंटरनेशनल लेवल पर जो डोमिनेंस दिखा रहा है उसका एक मुख्य रीजन उसके द्वारा हथियारों की बिक्री है। भारत हालांकि अहिंसा का समर्थक है, इतना ज्यादा उस मार्केट में नहीं घुसा है कभी, लेकिन ठीक है देश की आमदनी के तौर पे इकोनॉमिक फैक्टर के रूप में अगर आप देखें तो ये डिफेंस डील्स जो है बड़ा काम करती है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग फिलीपींस जो है ये कंसीडर कर रहा है, कंटेम्पलेट कर रहा है कि भारत से और ब्रह्मोस ली जाए। ब्रह्मोस वर्क्स ऑन द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, ये याद रखिएगा, फायर एंड फॉरगेट। ब्रह्मोस को चलाइए, भूल जाइए, ब्रह्मोस अपने टारगेट पे जाएगी। क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। क्रूज मिसाइल क्या होती है बात करेंगे आगे, शुरू में नाम लिखा है मैंने, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अपने साथ में ये नाम लिख लीजिएगा, ये भी आगे बताऊंगा ये क्रूज मिसाइल क्या होती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये है। अब आगे बढ़ते हैं, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे चलती है, वो भी नोट कर लीजिएगा फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। अब बताते हैं आपको कि मिसाइल्स के ये दो प्रकार होते हैं, एक बोली जाती है बैलिस्टिक मिसाइल्स और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल्स। तो आपने नाम सुने होंगे कुछ अपने, मिसाइल मैन किसको कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम जो थे उन्होंने बहुत शानदार काम किया था मिसाइलों के क्षेत्र में, जो उनके मेन जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, पृथ्वी, अग्नि, इन सारी मिसाइल्स को बनाने में ये वाली जो मिसाइल्स थी बैलिस्टिक मिसाइल्स कहलाती थी। एक और कैटेगरी की जो मिसाइल्स है जैसे कि ब्रह्मोस है, ये कहलाती है क्रूज मिसाइल्स। क्या फर्क है दोनों के अंदर, इट ट्रेवल्स इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ट्रैजेक्टरी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, रेजिस्टेंस एंड कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है, आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो, ग्रेविटी पता ही आपको, गुरुत्वाकर्षण बल, और रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जो है वायु का, जो आपको एक प्रतिरोध महसूस होता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वायु दाब बढ़ेगा, और वायु के अंदर आप जब आगे बढ़ोगे तो एक वायु का प्रतिरोध भी लगता है। फ्रिक्शन, जैसे कि जमीन पे चलते हो तो जमीन का फ्रिक्शन लगता है, वैसे ही एयर रेजिस्टेंस और होता है। तो इस तरह से ये सारी फैक्टर्स काम करते हैं। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है इस तरह से याद रखिएगा, यहां से अगर किसी ने मिसाइल छोड़ी तो इस मिसाइल का ट्रैजेक्टरी पाथ क्या होगा, ये पाथ इस तरह से जाएगा, इस तरह से। प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ते हो बचपन में, आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है बैलिस्टिक मिसाइल्स। दूसरी तरफ जो क्रूज मिसाइल्स हैं, दे कंपैरेटिवली फॉलो अ स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन। कंपैरेटिवली लिखा है तुलनात्मक रूप से, तो तुलनात्मक रूप से स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी है इनकी। स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है कि इनको अगर आपने इधर से छोड़ा, सेम चीज यहां से आपने अगर इसको छोड़ा तो इसके बाद इसकी मूवमेंट जो होगी वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्ट्रेट, सीधी रहेगी, उतना ज्यादा प्रोजेक्टाइल नहीं है, ठीक है, तो कंपैरेटिवली सीधी रहेगी। अब उसी से अपना ये जो मूवमेंट है वो अगर आपको याद रहेगा कि बैलिस्टिक और क्रूज के बीच का ये डिफरेंस याद रहेगा तो आगे वाली लाइन आपको इजीली समझ आएगी। इट लीव्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड री एंटर्स इट। वो जब प्रोजेक्टाइल मोशन में चलेगी ये वाली, ये प्रोजेक्टाइल में जाते जाते आपको दिखेगा कि पृथ्वी का जो, ये पृथ्वी का मान लीजिए वायुमंडल हो गया, पृथ्वी के वायुमंडल को थोड़े समय के लिए छोड़ देगी, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर तक जाएगी, वहां भी ट्रेवल करेगी और फिर बाद में अपने लक्ष्य की तरफ जाएगी, वापस एंटर करेगी पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर, तो वायुमंडल को पार कर लेती है। इट लीव्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। बैलिस्टिक मिसाइल जो है पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर लेती है। साथ साथ में नोट करते रहिएगा, एक कॉलम बना लीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक वाले के अंदर पहला पॉइंट नोट करिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है, प्रोजेक्टाइल गति होती है, प्रोजेक्टाइल गति, और साथ में ये पॉइंट लिख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध एवं कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल द्वारा प्रभावित, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बराबर क्रूज मिसाइल के अंदर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, सीधे ट्रैजेक्टरी, सीधे गति फॉलो करती है, सीधे गति में फॉलो करती है ट्रैजेक्ट, ये प्रोजेक्टाइल नहीं होती। इस तरह का चित्र बना लीजिएगा साथ में, जो इधर हमने बनाया ये कौन सा प्रोजेक्टाइल हो गया, और वहां पर जो आपने देखा इधर जो मैंने इधर लिखा हुआ है
एक सेकंड वापस बना देते हैं। ये स्ट्रेट मोशन में चलती है अपनी जो क्रूज मिसाइल होगी, वो इस तरह से इधर आपने छोड़ी, उसके बाद ये थोड़ी सी स्ट्रेट चलेगी, कंपैरेटिवली स्ट्रेट है, तुलनात्मक रूप से स्ट्रेट है। ऐसा ही नहीं कि एकदम सीधी चलेगी, लेकिन कंपैरेटिवली स्ट्रेट है, वो प्रोजेक्टाइल थी। ये स्ट्रेट है तो ये इसका एक और खास बात आप देखोगे, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बैलिस्टिक चल रही है तो बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी के वायुमंडल, नोट करिए साथ में, पृथ्वी के वायुमंडल को थोड़े समय के लिए छोड़ देगी, फिर वापस वायुमंडल में घुसेगी, इस तरह से चलेगी। तो वायुमंडल के ऊपर गई, वहां से छोड़ दिया, वापस आ गई। ये वाली जो है क्रूज मिसाइल, इट्स पाथ इज विद इन द अर्थ एटमोस्फियर, तो पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर, वायुमंडल के भीतर ही रहती है। जो क्रूज मिसाइल होगी वो वायुमंडल के भीतर ही रहेगी। इसके अंदर इसकी रेंज दी गई है बैलिस्टिक मिसाइल्स की 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक की तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में चलेगी, एनवायरमेंट अपना जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है उसके बाहर ट्रेवल करेगी, और रेंज ज्यादा है इसकी, आपको दिख रही है 300 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक। क्रूज मिसाइल जो है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती है, तो 1000 किलोमीटर तक ही इनकी रेंज होती है। वो नोट कर लीजिएगा, रेंज जो है नोट कर लीजिए, रेंज के नाम से लिख लीजिए, इसके अंदर 300 से 12,000 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लॉन्ग रेंज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है। नीचे इनके एग्जांपल दिए गए, पृथ्वी, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2 एंड धनुष मिसाइल, ये सारे अपनी ये वाली मिसाइल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल का एग्जांपल लिया है हमने ब्रह्मोस, जो आज हमने पढ़ा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक्स आपके सराखों पर। पीछे हमारे टेलीग्राम चैनल का एड्रेस लिखा हुआ है, पीडीएफ अगर आपको इस वीडियो की चाहिए हो तो वो आपको इधर मिल जाएगी, स्पॉटलाइट और उस दिन की सीरीज, उस दिन की तारीख के नाम से वहां पर आपको अवेलेबल रहेगी। और भी बहुत सारा कंटेंट है, जाइए एक्सप्लोर करिए टेलीग्राम चैनल को। वीडियो चैनल जो हमारा ये यूट्यूब वीडियो चैनल है इसको भी एक्सप्लोर करिए, बहुत सी आपको काम की चीजें मिलेगी। यहाँ भी बहुत से कोर्सेज रिकॉर्ड किए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो ये जो फ्री रिसोर्सेज है, फ्री संसाधन है, इनका भरपूर उपयोग कीजिए। बहुत सी हमने एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिखेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ रखा है तो जाइए, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, उसके अलावा आपको दिखेगा पॉलिटी की, मैथ्स के, रीजनिंग के, सारे सब्जेक्ट्स के, राजस्थान कल्चर के, सारे सब्जेक्ट्स के आपको दिखेंगे कि वो क्वेश्चन सीरीज उधर पड़ी हुई है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। जाइए एक्सप्लोर करिए, फ्री संसाधनों का इनका उपयोग करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।